हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था, हमने उसका पार्ट 1 कर लिया है। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक, हमने वहाँ पे oogenesis तक कर लिया था, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट तक पढ़ लिया था हमने। सेकेंडरी oocyte कैसे बनती है ये हमने पढ़ लिया था। अब उसके आगे हमें देखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? ये इसका जब स्टार्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? मेनार्क। ठीक, सबसे पहले तो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। एट प्यूबर्टी, व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, इसे क्या बोलते हैं हम? मेनार्क। ठीक है, कौन सी एज में? 12 से 14 की एज के बीच में मेनार्क होता है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होती है। एंड अब देखते हैं, जब ये रुकती है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकती है ना, रुक जाती है, मतलब एंडोमेट्रियम की शेडिंग रुक जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक, और ये कौन सी एज में होती है? 45 to 55 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज हो जाता है फीमेल्स में। उसके बाद फीमेल एग नहीं बना सकती एंड फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। मेनोपॉज 45 to 55 ईयर्स की एज में हो जाता है। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल्स, है ना। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल्स। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में हो सकती है, फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक, occurs in occurs in female primates, जैसे कि क्या? monkeys, apes and human beings। अच्छा, जिनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है उनमें कौन सी साइकिल होती है फिर? ऑयस्ट्रस साइकिल या ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ठीक, इन अदर्स कौन सी साइकिल होती है? ईस्ट्रस साइकिल होती है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है? मंथली आती है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, मेंस्ट्रुअल मतलब जो मंथली आए, ठीक, और साइकिल की तरह आए, मंथली आए, हर मंथ आए। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? 28 डेज। ठीक, 28 डेज हम मानते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, ड्यूरेशन ऑफ menstrual cycle is 28 days। ठीक है, अब ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में
हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, है ना, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। ओवरी की जो ओवरी में जो यूटेरस होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेरस जो होता है, ठीक, यूटेरस की सबसे अंदर वाली लेयर शेड होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। अच्छा, शेड कैसे होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस तुम्हें यहाँ दिखेंगे इस फिगर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें दिखा है, अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट तब होती है जब मेंसेस आते हैं, ठीक, जब मेंसेस आते हैं तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट टू 5 डेज, फर्स्ट टू 5 डेज में मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है, मतलब मेंस्ट्रुएशन वेरी कर सकता है, फीमेल्स अलग अलग फीमेल्स में वेरी कर सकता है कि 5 दिन आ रहा है, 6 दिन आ रहा है, कि 7 दिन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हम लेते हैं 5 दिन, ठीक, इन जनरल 5 दिन, जैसे कि 5 दिन मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉलिकल्स जस्ट डेवलप होना ही स्टार्ट होते हैं, एंड यहाँ से ओवरी से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, कौन से हैं, ओवरी से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, एक ईस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरॉन है ना, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स कौन से हैं, ये पिट्यूटरी हॉर्मोन्स किससे निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, ठीक। यहाँ पे कौन सा है, एक एफएसएच है, एक कौन सा है, एलएच है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, यहाँ 5 डेज आके मेंसेस खत्म हो गए, है ना, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो हार्मोन है ब्लू वाला, ये कौन सा है, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं ओवरी में, ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, फिर मेच्योर फॉलिकल आता है, मेच्योर फॉलिकल क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल होते हैं, ठीक। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, एक कैविटी होती है, एंट्रम कहते हैं इसे, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम कहते हैं उसे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो ये मेच्योर फॉलिकल देख रहे हो, ये है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जब टूट के इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होती है, लेकिन एनसीईआरटी में ओवम लिखा है, ठीक है। अच्छा, ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे टूटता है, ओवम बाहर आता है, एक्चुअली ये सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte बाहर आई, है ना, और ये कौन से डे पे बाहर आई, जस्ट 15 से एक कम 14th डे, ठीक, 14th डे पे ये बाहर आई, ठीक। जब ओव्यूलेशन होता है तब यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो ये और पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स को बढ़ाता है, एलएच और एफएसएच को, यहाँ देखो पीक दिख रही है एलएच और एफएसएच की, है ना। अच्छा, यहाँ पे एलएच एकदम पीक पे आ जाता है, तो इसे बोलते हैं हम एलएच सर्ज। पूछा जाता है कि एलएच सर्ज कौन से फेज में होता है, ठीक, जहाँ जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो उसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, ठीक, ओव्यूलेटरी फेज में ही एलएच सर्ज होता है, ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, यहाँ ओवेरियन हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन का बढ़ जाता है, ठीक, और यहाँ पे पिट्यूटरी में कौन से दो हार्मोन है, एलएच और एफएसएच, एलएच एफएसएच क्या है, एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक। और यहाँ ओवरी में कौन से इवेंट हो रहे होते हैं, फॉलिकल डेवलप होता है, और यूटेराइन इवेंट्स कौन से हो रहे होते हैं, जो यूटेरस में होते हैं, यूटेरस में एंडोमेट्रियम होता है, ये आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये यहाँ से मोटी होती जा रही है, यहाँ से मोटी होती जा रही है ना। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर ये मोटी होती जाती है, किस वजह से, ईस्ट्रोजन के लेवल ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से, और एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ने की वजह से यूटेराइन वॉल एंडोमेट्रियम बड़ी होती जाती है ना। और इसमें क्या होता है, बाद में यहाँ पे जब फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाता है, तो उस फेज को बोलते हैं हम फॉलिक्यूलर फेज, जिसे और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट क्या देखते हैं, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन भी बढ़ रहा है एंड ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। यहाँ पे तुम्हारे डेज दिए गए हैं एक मंथ के, ठीक। 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, 5 तारीख तक मेंस्ट्रुएशन चला। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म होगा फॉलिकुलर फेज आएगा, फॉलिकल्स डेवलप होंगे और एंडोमेट्रियम बड़ा होता जाएगा, ठीक। एंड यहीं पे क्या होगा, LH FSH बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ईस्ट्रोजन में 2 पीक हैं। पहली बार इसने पॉजिटिव रिस्पांस दिया जिससे LH बढ़ा और ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर आया ये वाला। दूसरी बार ये नेगेटिव फीडबैक देगा जिसकी वजह से इन हॉर्मोन्स का लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक। जिसकी वजह से हॉर्मोन्स का लेवल, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होता है, ओवेरियन इवेंट्स में यहाँ पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल है बाद में ये क्या बना देता है, कॉर्पस लूटियम बना देता है, ठीक। इसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ जाता है ना, ये है प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक। जिसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ जाता है, कॉर्पस लूटियम क्या सेक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रीट करता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन को, ठीक। बाद में कॉर्पस लूटियम क्या बना देता है, कॉर्पस एल्बिकेंस बना देता है, कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। कॉर्पस एल्बिकेंस बना देता है। अगर ये अनफर्टिलाइज रह गई तो क्या होगा, फिर से ये यहाँ पे मोटी हो गई और यहाँ से फिर से मेंसेस आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। इस एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी, फिर से ये पतली होगी और ये जो यहाँ पे ब्लड वेसल से ब्लड आया ये किससे निकलेगा, ये ब्लड किससे निकलेगा, वेजाइना से निकलेगा, ठीक। वेजाइना से निकलेगा, सर्विक्स से होके। इतना समझ आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आया, ठीक है। अच्छा फिर से देख लेते हैं इसको, ये कितने दिन की साइकिल होती है, कितने दिन की साइकिल होती है, 28 डेज, फर्स्ट टू 5 डेज कौन सा फेज चलता है, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन चलता है जिसमें ब्लीडिंग होती है ना, ठीक। जिसमें एंडोमेट्रियम शेड होके ब्लीडिंग करती है। अच्छा बाद में इसके बाद क्या आता है, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है। इसके अंदर, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ये जब टूटता है इसके अंदर से क्या निकलता है, सेकेंडरी, सेकेंडरी oocyte निकलती है। पर एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, ओवम बोला गया है, ठीक। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte, ये अगर अनफर्टिलाइज रह गई, अनफर्टिलाइज्ड, अच्छा अनफर्टिलाइज रह गई तो क्या आते हैं, दोबारा से क्या आते हैं, मेंसेस आ जाते हैं। मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, ठीक। अच्छा ये जो सेकेंडरी oocyte है जब ग्राफियन फॉलिकल से निकलती है इसको क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन। यहाँ पे अलग से लिख लो, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है ना, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से LH बढ़ जाता है, FSH बढ़ जाता है। और LH जब बढ़ता है एकदम पीक पे होता है LH, तो क्या बोलते हैं हम, बोलते हैं हम LH सर्ज, ठीक है। LH सर्ज कौन से फेज में होता है, ओव्यूलेटरी फेज में होता है। LH सर्ज कौन से फेज में होता है, ओव्यूलेटरी
फेज में होता है। ठीक है, समझ गए, ओव्यूलेटरी फेज में होता है। बाद में ये ग्राफिन फॉलिकल क्या बना देता है, कॉर्पस लूटियम, एंड कॉर्पस लूटियम बाद में क्या बना देता है, कॉर्पस एल्बिकेंस बना देता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया। फिर से देख लेते हैं यूटेरस में क्या क्या इवेंट होते हैं। ये यूटेरस के इवेंट है, ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम बट पहले मेंस्ट्रुएशन आएगा, ये शेड होगी, उसके बाद क्या क्या होगा, फॉलिकुलर फेज आएगा, प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, इसमें प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, ये मोटी होती जाएगी। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज आता है, जिस जो यहाँ पे ओवेरियन इवेंट में दिखाया गया है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक, बाद में एंडोमेट्रियम सेक्रीटरी, यहाँ पे लूटियल फेज आया है। लूटियल फेज क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें कॉर्पस लूटियम बनता है। ठीक है, एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स कौन से हैं, एक ईस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्ट्रॉन है। ईस्ट्रोजन पहले इंक्रीज होके प्राइमरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, जिससे कि पिट्यूटरी हार्मोन LH और FSH बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, एंड हम इसे बोलते हैं LH सर्ज। बाद में एक और पीक है एस्ट्रोजन की, इस पीक से क्या पता चलता है, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है, जिसकी वजह से इनका लेवल कम हो जाता है। एंड ये जो ग्राफिन फॉलिकल होता है, ये कॉर्पस लूटियम में डेवलप हो जाता है। बाद में कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में डेवलप होता है। लूटियल फेज हो गया। ठीक है, 4 फेज है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा कौन सा है, फॉलिकुलर फेज, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। तीसरा कौन सा है, लूटियल फेज, जिसे सेक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आ गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल तुम्हारा हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई डाउट हो तो बताना, ठीक, कमेंट सेक्शन में। अगला देखते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, जैसे कि टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। टेक बाथ एंड टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। ठीक, रेगुलरली बाथ, रेगुलरली नहाना चाहिए, खुद को क्लीन करना चाहिए। अगला क्या है, सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करना चाहिए, या फिर होममेड पैड्स का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्या है, चेंज सैनिटरी नैपकिन्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स को 4 to 5 आवर्स तक ही लगा सकते हैं, उसके बाद उसे चेंज करना होता है। ठीक, अच्छा, अगला क्या है, डिस्पोज द यूज्ड, डिस्पोज करना होता है जो यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स हैं। ठीक है, कैसे डिस्पोज करते हैं, पेपर से रैप करके डिस्पोज करते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर से रैप कर लो, पेपर से। ठीक, अच्छा, इसे यूज्ड नैपकिन्स जो होते हैं उन्हें ड्रेन पाइप्स में नहीं फेंकना है, टॉयलेट के या फिर किसी ओपन एरिया में नहीं फेंकना है। ठीक है, अगला क्या है, आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन, नैपकिन को हैंडल करने के बाद, फेंकने के बाद, उसके बाद हैंड वॉश करना होता है विथ सोप्स। ठीक, अच्छा, अब एक चीज देख लो, एमेनोरिया क्या होता है। एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस। प्राइमरी कॉज तो ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी। ठीक, प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आने का, प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक, अच्छा, सेकेंडरी क्या हो सकते हैं, प्राइमरी कॉज यहाँ लिख लेते हैं। प्राइमरी प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी होती है अगर फर्टिलाइज हो गया ओवम, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होता है। ठीक, अच्छा, एमेनोरिया हो जाता है। सेकेंडरी कॉज क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी कॉज, या तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ट्राउमा में हो, है ना,
स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ट्रामा में हो, पुअर हाइजीन है, पुअर हेल्थ है, और क्या हो सकता है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी पीसीओएस में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। पीसीओएस पीसीओडी में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसमें क्या होता है, ओवरी में सिस्ट हो जाता है, ठीक है, ओवरी में सिस्ट हो जाता है, जो कि किस वजह से होता है, हार्मोनल चेंज, हार्मोनल चेंज की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, ठीक है। इतना आ गया, इतना समझ गए। अच्छा, एमेनोरिया समझ गए, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया, और इसमें कोई डाउट हो तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कपलेशन के दौरान क्या होता है, कपलेशन मतलब कोइटस के दौरान, जब सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, ड्यूरिंग कपलेशन या फिर कोइटस, स्पर्म्स इंजेक्टेड या स्पर्म्स inseminated into female reproductive ट्रैक्ट, ठीक है। स्पर्म्स इंसेमिनेट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। अच्छा, जब इंसेमिनेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब से यहाँ एम्पुलरी रीजन पे क्या होता है, ये फेलोपियन ट्यूब है, इसके तीन पार्ट होते हैं, एम्पुला, इस्थमस और इनफंडिबुलम। ये वाला क्या है, इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम है। यहाँ पे क्या है, एम्पुला, यहाँ पे क्या है, इस्थमस, और यहाँ मेन क्या है, यूटेरस, ठीक। अच्छा, यहाँ वेजाइनल ओपनिंग, ठीक। सर्विक्स एंड वेजाइनल ओपनिंग, ठीक। सर्विक्स एंड वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, आखिरी वाली पेरीमेट्रियम। इस एम्पुलरी रीजन पे क्या होता है, ओवम वेट करता है, जो सेकेंडरी ऊसाइट होता है, ये है सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट जब बन के रेडी हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद, ये यहाँ से आके एम्पुला में वेट करता है स्पर्म का। अच्छा, अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो यहाँ से स्पर्म्स आते हैं यूटेरस से होके, यहाँ पे एम्पुलरी रीजन पे जाते हैं एंड फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन कौन से रीजन पे, एम्पुलरी रीजन, एम्पुलरी रीजन, एम्पुलरी रीजन पे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये ओवम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी आउटर साइड पे सेल्स होती हैं कोरोना रेडिएटा की, ठीक है।
इसकी आउटर साइड पे कौन सी सेल्स होती हैं? कोरोना रेडिएटा की। ठीक, ये जो बाहर की तरफ सेल्स देख रहे हो ये कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं। कोरोना रेडिएटा के जस्ट अंदर की तरफ जोना पेलोसिडा प्रेजेंट होता है। ठीक, ये है जोना पेलोसिडा। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ पे जोना पेलोसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? ये पिंक वाला रीजन पेरीविटलाइन स्पेस होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम आ गया। यहाँ पे ये एम्पुलरी रीजन पे वेट कर रहा है पूरा रेडी होके बन के। यहाँ पे स्पर्म आया, जैसे कि ये वाला स्पर्म आया, तो स्पर्म के हेड में क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं, है ना, कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि स्पर्म लाइसिन, है ना, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आते हैं एंड डिसॉल्व कर देते हैं इसको और अपना रास्ता बना लेते हैं ओवम के अंदर जाने का। ठीक है, इन्हीं एंजाइम्स की वजह से क्या हो सकता है? पेनिट्रेशन हो सकता है। किसमें? ओवम में। ठीक है, इसी की वजह से, या तो एनसीईआरटी ओवम कहती है, एक्चुअल में ये क्या है? सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, स्पर्म आया, स्पर्म ने जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व किया एंड ये स्पर्म अंदर चला गया। अच्छा, स्पर्म जब अंदर जाता है तो उसका कौन सा पार्ट? पूरा ही स्पर्म अंदर जाता है या फिर उसका कोई पार्ट अंदर जाता है? स्पर्म का सिर्फ हेड अंदर जाता है। ठीक, स्पर्म का हेड अंदर जाता है क्योंकि उसी में न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अच्छा, एंड यहाँ पे जैसे ही पेनिट्रेशन होगा, स्पर्म आएगा अंदर, तो ये जोना पेलुसिडा क्या करती है? जोना पेलुसिडा, अच्छा, एक ही स्पर्म अंदर जाता है ओवम के अंदर एक ही स्पर्म अंदर जाता है। कैसे एक ही स्पर्म अंदर जाता है? जैसे ये स्पर्म जाएगा अंदर जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करके अपने एंजाइम से, ठीक है, अपने एंजाइम से, एक्रोसोमल एंजाइम से, जिन्हें स्पर्म लाइसिन कहते हैं, उनसे जैसे ही जाएगा, उसके बाद इसकी एंट्री के बाद जोना पेलुसिडा क्या करेगी? ये हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई और स्पर्म इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर जाता है ओवम में। ठीक है, एक स्पर्म के जाने के बाद क्या होता है? जोना पेलुसिडा खुद को हार्ड कर देती है, जिसकी वजह से दूसरा स्पर्म, तीसरा स्पर्म नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा स्पर्म्स अंदर गए तो उसे क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा स्पर्म्स अंदर जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मी। ठीक, पॉलीस्पर्मी क्या होता है? पेनिट्रेशन ऑफ मोर देन वन स्पर्म। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है? ट्विन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ट्विन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, जब जाइगोट बनेगा इनके फ्यूजन से, बाद में वो जाइगोट हाफ होने लगता है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये समझ आया, पेनिट्रेशन ऑफ मोर देन वन स्पर्म इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। ठीक है, पॉलीस्पर्मी, प्रेजेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ मोर देन वन स्पर्म क्या कहलाता है? पॉलीस्पर्मी कहलाता है। अच्छा, इतना समझ आ गया। स्पर्म अंदर जाएगा, स्पर्म का सिर्फ हेड रीजन अंदर जाएगा ओवम के। ठीक, अच्छा, ओवम के
अंदर हेड रीजन अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, कुछ स्पर्म लाइसेंस होते हैं जो कि जोना पेलोसिडा को डिसॉल्व करके अंदर चले जाते हैं। एक स्पर्म अंदर चला जाता है, बाद में क्या होता है, जोना पेलोसिडा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरे स्पर्म्स अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक, और फ्यूजन से बाद में क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। ठीक, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही सेकेंडरी oocyte में पेनिट्रेशन होता है स्पर्म का, तो ये क्या करती है, अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है, कंप्लीट इट्स सेकेंड meiotic division, complete its second meiotic division and क्या फॉर्म करती है, ओवम। सेकेंडरी oocyte थी, इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ स्पर्म के आने से, और इसने क्या फॉर्म किया, ओवम और पोलर बॉडी, ओवम एंड पोलर बॉडी। अच्छा, पोलर बॉडी छोटी होती है, ओवम बड़ा होता है, तो ये अनइक्वल डिवीजन है। ठीक है, ये कैसा डिवीजन है, याद रखना है, अनइक्वल डिवीजन है। ठीक है, कैसा डिवीजन है, अनइक्वल डिवीजन है। इतना समझ गए, इतना आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की लेबलिंग याद रखना, क्योंकि लेबलिंग भी कभी कभी आ जाती है। यहाँ पे बाहर स्पर्म्स है, बाहर की सब सेल्स क्या है, कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा के अंदर क्या है, जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, कौन सा स्पेस होता है, पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, इतना आ गया। ठीक, अच्छा फिर से देख लो इसको, जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन के रेडी हो गया और ये स्पर्म का वेट कर रहा है एम्पुला में। यहाँ पे स्पर्म आया एम्पुला में, इंसेमिनेशन हुआ, यूटरस से, वेजाइना से, सर्विक्स से, यूटरस से होके स्पर्म आया एम्पुला में और सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज किया। जैसे ही फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनेगा, ओवम बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। कौन से डिवीजन से, मियोसिस से बनेगी, जो कि अनइक्वल डिवीजन होता है ना। अनइक्वल डिवीजन होता है, एक छोटी पोलर बॉडी बनेगी, दूसरा ओवम बनेगा। ठीक, अच्छा ओवम के अंदर, ओवम की न्यूक्लियस के, ओवम के अंदर कौन जाता है, स्पर्म का कौन सा पार्ट जाता है, सिर्फ हेड जाता है। और क्यों जाता है, क्योंकि इसके हेड में कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्पर्म लाइसिन जैसे कि, ये जोना पेलोसिडा लेयर को डिसॉल्व करके अंदर चले जाते हैं और बाद में जोना पेलोसिडा लेयर हार्डन हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से कोई स्पर्म अंदर नहीं आ पाता है। इसमें एक चीज़ है कि अगर एक से ज़्यादा स्पर्म अंदर चले गए, पेनिट्रेट कर गए ओवम को, वो बहुत रेयरली होता है। ठीक है, बहुत रेयरली होता है कि एक से ज़्यादा स्पर्म अंदर चले जाए, नहीं तो एक ही जाता है। ठीक, अच्छा एक से ज़्यादा स्पर्म अंदर जाने में, एक से ज़्यादा स्पर्म जाते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। ठीक है, उसे बोलते हैं हम पॉलीस्पर्मी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद देखो क्या होता है। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, ये ओवम था, ये सेकेंडरी oocyte था, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, तो क्या बना, ओवम बना। अब ये जो ओवम है डिवाइड होगा 2 सेल स्टेज में। ठीक, 2 सेल स्टेज में डिवाइड हुआ, ये यहाँ 2 सेल स्टेज में डिवाइड हुआ, यहाँ पे 4 सेल स्टेज में डिवाइड हुआ, देन 8 सेल स्टेज में, फिर क्या होगा, 16 सेल स्टेज में डिवाइड होगा। ठीक है, पहले 2, 4, 8, 2, 16 सेल स्टेज में डिवाइड होगा और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। एंड यहाँ पे जब ये 8 to 16 सेल स्टेज का बन जाएगा तब हम इसे कहते हैं मोरेला। ठीक है, तब हम इसे कहते हैं मोरेला। बाद में मोरेला में कुछ चेंजेस होते हैं जिसे हम कहते हैं बाद में ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं।
यहाँ है ब्लास्टोसिस्ट। इसमें क्या होता है, जो 16 सेल स्टेज बनी होती है, इसमें कुछ सेल्स जो होती हैं बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं, और इन बाहर की तरफ अरेंज सेल को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। ये जो सेल्स देख रहे हो यहाँ एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, ये है इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास यही डिवाइड होके, इनर सेल मास ही डिवाइड होके बाद में क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। ठीक है, बाद में क्या बनाते हैं, इनर सेल मास डिवाइड होके बाद में क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। और यहाँ एक कैविटी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक कैविटी है, समझ गए। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, आउटर जो लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, उसके अंदर एक मास होता है सेल्स का जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास, और अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक कैविटी होती है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जब यहाँ बन जाता है, जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो ये देखो ब्लास्टोसिस्ट है, ये कहाँ जाएगा, एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाएगा, एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाएगा, एंड इसी को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। ठीक है, जब ब्लास्टोसिस्ट जाके एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाए, ठीक, तो उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, अच्छा, कब बोलेंगे कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, जैसे कि कल कोइटस हुआ, आज टेस्ट करोगे तो ये नहीं बोलोगे कि प्रेग्नेंट हो गई फीमेल। कब बोलोगे, जब 7-8 दिन बीत जाएंगे, तब इम्प्लांटेशन जब हो जाएगा तब बोलना है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, उससे पहले नहीं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन समझ आया क्या होता है। ब्लास्टोसिस्ट जब एंडोमेट्रियम पे एम्बेडेड हो जाता है तब उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। समझ गए इम्प्लांटेशन। ठीक, अच्छा, फिर से देख लेते हैं, ये सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte के पास स्पर्म आया, स्पर्म का हेड ही अंदर गया एंड फर्टिलाइजेशन हुआ। बाद में क्या हुआ, इसने ओवम और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाई, और ये ओवम बाद में क्या फॉर्म करेगा, 2 सेल स्टेज फॉर्म करेगा, फिर 4 सेल, फिर 8, 16 सेल। 8 to 16 सेल में जो सेल्स होती हैं उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर होता है उसे मोरेला कहते हैं। मोरेला के बाद क्या बनता है, ब्लास्टोला, देन ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, आउटर लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, अंदर जो मास होता है सेल का उसे इनर सेल मास बोलते हैं। इसके अंदर कैविटी होती है एक, जिसे कैविटी ही बोलते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं, यहाँ तक इम्प्लांटेशन समझ आ गया। इम्प्लांटेशन, अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखनी है कि ये यूटेराइन वॉल पे ही इम्प्लांटेशन हो रहा है ना। नॉर्मल प्रेगनेंसी यूटेराइन वॉल पे ही इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर यहाँ फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाए तो अदर देन यूटेराइन लेयर, अदर देन यूटेराइन लेयर, अदर देन एंडोमेट्रियम, फेलोपियन ट्यूब पे इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, इम्प्लांटेशन अदर देन द यूटेराइन वॉल, ऐसी प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं हम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर पता चलती है तो डॉक्टर उसे अलाउ नहीं करता है कि ये आगे प्रोसेस हो, ठीक है, इसका बेबी बने, क्योंकि अगर यहाँ पे वो अटैच हो गया ब्लास्टोसिस्ट तो क्या होगा, उसका साइज भी बढ़ेगा, फेलोपियन ट्यूब का साइज इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, तो फेलोपियन ट्यूब फट जाएगा जिससे फीमेल की डेथ हो सकती है। ठीक है, जिससे फीमेल की डेथ होगी। ठीक, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ध्यान में रखना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, यूटेराइन वॉल में, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन ना हो करके कहीं और, किसी और जगह पे इम्प्लांटेशन हो गया, तो उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्लीवेज समझ आ गया,
समझ आ गया? क्लीवेज मतलब टूटना, सेल्स डिवाइड हो रही है, सेल्स में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, फिर बनता है ब्लास्टोसिस। सबसे पहले क्या बनता है? मोरुला, उसके बाद क्या बनता है? ब्लास्टुला, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट। फिर क्या होती है? इसके अंदर ये जो मास है सेल्स का, ये इनर सेल मास है एंड इसके अंदर कैविटी होती है, ठीक है। और यही इनर सेल मास बाद में जाके एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। इसके बाद ब्लास्टुला के बाद, ब्लास्टोसिस के बाद क्या बनता है बेटा? गैस्ट्रुला बनता है। यहाँ पे देखो क्या बनता है? गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला में क्या होता है? 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एनसीईआरटी का कहना है पहले एक्टोडर्म बनती है, फिर एंडोडर्म बनती है, फिर बाद में इन दोनों के बीच में क्या बनता है? मीजोडर्म बनती है। एक्टोडर्म पहली, दूसरी एंडोडर्म बनती है, तीसरी क्या बनती है? मीजोडर्म। मीजोडर्म लास्ट में बनती है, एनसीईआरटी का कहना है, ठीक है। समझ गए? इतना आ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस। फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? जैसे कि बेसिक जेनेटिक्स देखें तो एक्स वाई एक्स एक्स, ये क्रोमोसोम्स है ना? क्रोमोसोम्स है। फीमेल कौन सा है बताओ? ये वाला फीमेल है, एक्स एक्स कैरी करती है फीमेल, एक्स वाई कैरी करता है मेल, है ना? एक्स एक्स कैरी करती है फीमेल, एक्स वाई कैरी करता है मेल। अच्छा, इसमें क्या है? 50% एक्स है और 50% वाई है, इसमें दोनों ही एक्स है ना? अगर क्रॉसिंग हुई, यहां से ये वाला एक्स आ गया तो एक्स एक्स फीमेल बनी, है ना? और ये वाई और ये वाला एक्स आ गया तो एक्स है एक्स वाई मेल बनेगा, है ना? तो फीमेल तो एक्स ही प्रोवाइड कर रही है, तो डिपेंड करता है कि मेल के क्रोमोसोम पे। अब मेल जानबूझ के एक्स ही देगा या वाई देगा, जानबूझ के नहीं देता है ना? लेकिन अगर एक्स आ गया मेल की तरफ से तो फीमेल बन जाएगी, और अगर वाई आ गया मेल की तरफ से तो मेल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड करता है मेल पे, मेल के क्रोमोसोम्स पे। फीमेल पे डिपेंड नहीं करता कि बॉय होगा या गर्ल होगा, गर्ल होगी, ठीक है। समझ गए? लेकिन ब्लेम किया जाता था पहले फीमेल को, है ना? ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन तक हमने पढ़ लिया। इम्प्लांटेशन मतलब एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट आके एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक। वो हो गया इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अपीयर होते हैं, जैसे कि ये प्लेसेंटा है, और ये बेबी है ना, ये प्लेसेंटा, ये फीटस, ठीक। ये क्या है? फीटस, ठीक। प्लेसेंटा और फीटस। प्लेसेंटा में इधर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम, ये फॉर्म करता है कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेसेंटा होता है ये मैटरनल ब्लड को फीटल ब्लड से जुड़ने नहीं देता, क्योंकि डिफरेंट हो सकते हैं, है ना? डिफरेंट होगा, अगर एंटीजन एंटीबॉडी डिफरेंट हुआ और ये मिल गए ब्लड एक दूसरे से तो क्लॉटिंग हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा और फीटस नहीं बचेगा, है ना? अच्छा, इसमें क्या होता है? फीटस और प्लेसेंटा एक कॉर्ड से जुड़े रहते हैं, जिस कॉर्ड का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। जिस कॉर्ड का नाम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा क्या करता है? मैटरनल ब्लड से चीजें लेता है, जैसे ऑक्सीजन लिया, इस कॉर्ड के थ्रू फीटस में देता है, और फीटस इस कॉर्ड के थ्रू CO2 वापस प्लेसेंटा से होके मैटरनल ब्लड में चली जाती है।
समझ गए? ठीक, प्लेसेंटा एक बैरियर का भी काम करता है कि मैटरनल ब्लड को फीटल ब्लड से जुड़ने नहीं देता, ठीक, मिक्स होने नहीं देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, प्लेसेंटा क्या करता है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है और कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। वो हॉर्मोन्स याद रखने हैं तुम्हें, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। HCG क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन क्या है, HCG है। HPL क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। बाद में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आ गए। प्लेसेंटा ये प्रोड्यूस करता है, ये याद रखना है, प्लेसेंटा ये प्रोड्यूस करता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रीटेड बाय ओवरी। जिस पैराग्राफ में ये सारे हार्मोन लिखे हैं उसी पैराग्राफ में नीचे वाली लाइन में ये भी लिखा है। तो बच्चे क्या करते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन डाल देते हैं कि प्लेसेंटा ही सेक्रीट करता है। प्लेसेंटा सेक्रीट नहीं करता है, रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है। रिलैक्सिन हार्मोन कौन सेक्रीट करता है, ओवरी, ठीक है। याद रखना, रिलैक्सिन हार्मोन कौन सेक्रीट करता है, ओवरी, ठीक। यहाँ पे डायग्राम देख लो, यहाँ पे एम्ब्रियो है, यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो है, यहाँ पे योक सैक दिया हुआ है, ये यूटेरस की कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, सर्विक्स सर्वाइकल म्यूकस सेक्रीट करता है ना। अच्छा, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड दी गई है, ये वाली अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये प्लेसेंटल विलाई है, ठीक है। यहाँ पे नाम ठीक करो, प्लेसेंटल, प्लेसेंटल विलाई है, ठीक है। इतना समझ आया। प्लेसेंटा से एम्ब्रियो कैसे जुड़ा है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन सेक्रीट होते हैं, सेक्रीट क्या, प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फीमेल में। वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, HCG, HPL, रिलैक्सिन। HCG और HPL कौन प्रोड्यूस करता है, प्लेसेंटा करता है। रिलैक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, सेक्रीट करता है, ओवरी, ठीक है। रिलैक्सिन ओवरी सेक्रीट करता है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स, जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं मैटरनल ब्लड में उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि कौन से हो सकते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा, ठीक। समझ गए, इतना आ गया, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। HCG, HPL, रिलैक्सिन प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होते हैं विमेन में, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखना है हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखना है हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये NCERT का पैराग्राफ है, सब कुछ इसी में दिया है, ठीक है, सब कुछ इसी में, इसको याद करके ही जाना है आज, ठीक, इसको याद करके ही जाना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स, जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 9 मंथ्स। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिला, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, 9 मंथ्स, है ना। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, 9 मंथ्स। और आगे क्या बोला है, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है, जिससे हम पता लगाते हैं ये बेबी जिंदा है ना। एम्ब्रियो हार्ट इज एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। तो क्या बोला गया है, आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, 1 मंथ, 1 मंथ के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोज हार्ट
दिल बन जाता है एम्ब्रियो का, हार्ट इज फॉर्म्ड, जिससे स्टेथोस्कोप से पता लगाते हैं कि हार्ट बीट नॉर्मल है ना। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का, नोटिस किया जाता है कि फीटस ग्रो कर रहा है स्टेथोस्कोप से, उसकी हार्ट बीट, हार्ट साउंड को चेक करके, ठीक है, स्टेथोस्कोप से। अच्छा, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जैसे ही एंड होता है, फीटस के क्या क्या डेवलप हो जाते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। अब क्या बोला है, बाय द एंड ऑफ सेकेंड month, by the end of second month, limbs and digits डेवलप हो जाते हैं फीटस के, लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। लिम्स जैसे हाइंड लिम्स, फोर लिम, हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं। डिजिट्स मतलब उंगलियां, ठीक, डिजिट्स मतलब उंगलियां डेवलप हो जाती हैं बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। अच्छा, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक बाद, 12 वीक मतलब 3 महीने, 12 वीक मतलब 3 महीने, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं। क्या बोला है, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हुआ मतलब कितने वीक एंड हुए, 12 वीक, और या तो बोल सकते हो 3 महीने एंड होने के बाद क्या होता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म, मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं, वेल डेवलप हो जाते हैं। जो फर्स्ट मूवमेंट होता है फीटस का, और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, हेड पे हेयर, और फर्स्ट मूवमेंट फीटस का वो 5th मंथ के दौरान ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्या बोला है, हाँ, ड्यूरिंग 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस ऑब्जर्व किया जा सकता है, एंड फीटस के हेड पे हेयर्स ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, फीटस के हेड पे हेयर्स ग्रो हो जाते हैं। और क्या बोला है, बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, 24 वीक्स मतलब 6 महीने बाद, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या होता है, बॉडी कवर हो जाती है फाइन हेयर से, ठीक, फाइन हेयर्स आ जाते हैं, आई लिड सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाती हैं। क्या बोला है, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 24 वीक्स के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या होता है, बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स, बॉडी कवर्ड होती है फाइन हेयर से, और क्या होता है, आईलिड सेपरेट हो जाती है, आई लैशेस फॉर्म हो जाती हैं। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट क्या है, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब 9 महीने बीत जाते हैं तो फीटस फुली डेवलप्ड हो जाता है एंड रेडी होता है फॉर डिलीवरी। क्या बोला है, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स फीटस फुली डेवलप हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स फीटस fully developed
फीटस फुली डेवलप हो जाता है एंड रेडी फॉर डिलीवरी, रेडी फॉर पार्चुरेशन। इतना समझ आ गया। फिर से देख लेते हैं गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ का होता है। 1 महीने बाद एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है। सेकेंड मंथ के एंड में क्या होता है, लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही ख़त्म होता है, मतलब 3 महीने जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, तो मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं फीटस के। 5th मंथ के दौरान क्या होता है, फीटस का पहला मूवमेंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड उसके हेड पे हेयर्स ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होता है, मतलब कितने वीक एंड हो रहे हैं, 24 वीक्स एंड हो रहे हैं। कितने मंथ्स एंड हो रहे हैं, 6 मंथ्स एंड हो रहे हैं। बॉडी कवर्ड होती है फाइन हेयर्स से एंड आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस फॉर्म हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स, 9 महीने बाद क्या होता है, फीटस फुली डेवलप हो जाता है। ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम पार्च्यूरेशन पे। पार्च्यूरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी कैसे होता है, यूटेरस में एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस होते हैं। ठीक, यूटेरस की जो वॉल्स होती हैं, यूटेरस में जो वॉल्स होती हैं पार्च्यूरेशन में हेल्प करती हैं। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं, जिससे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है ना। फीटस बाहर आता है उन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। अच्छा, कौन सा हार्मोन पार्चुरेशन में हेल्प करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रीट करता है। फुली डेवलप फीटस होता है, वो मैसेज भेजता है प्लेसेंटा से कि एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन सेक्रीट करो। ऑक्सीटोसिन जब सेक्रीट होता है तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और फिर ऑक्सीटोसिन की हेल्प से क्या होता है, एम्ब्रियो बाहर निकल जाता है, एम्ब्रियो की डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है डिलीवरी के बाद, बेबी की डिलीवरी के बाद। अच्छा, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। कौन से पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ठीक, अब इसको लिख लेना है, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी की डिलीवरी को पार्चुरेशन बोलते हैं। सिग्नल कौन कौन भेजता है, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल भेजते हैं सिग्नल भेजते हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सेक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन सेक्रीट्स ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन सेक्रीट कर रहा है, और जिसकी वजह से यूटेरस यूटेरस की जो वॉल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस। और इसी के बाद क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी अकर्स। ठीक है, इसी के बाद बेबी की डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो तुम, इसकी जगह तुम डायरेक्ट पार्चुरेशन लिखो, पार्चुरेशन। ठीक है, कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज किससे हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आ चुका है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं, पार्चुरेशन हो गया हमारा। अब देखते हैं लैक्टेशन। जब पार्चुरेशन हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है तो हमारे पास बेबी आ जाता है, इन्फेंट आ जाता है ना। अच्छा,
लैक्टेशन में क्या होता है, इसे बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग में मदर अपने बेबी को मिल्क फीड करती है, मिल्क पिलाती है, ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क होता है, मिल्क होता है उसमें कोलोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, कोलोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, और येलो कलर का मिल्क होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आईजीए, आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि फीटस को, जो कि बच्चे को अपनी माँ का दूध पी के ही मिलती है, ठीक है। अगर अलग से ये एंटीबॉडी मिल रही है बच्चे को, बाहर से दी जा रही है, मदर दे रही है, बाहर से दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये मिल रहा है बेबी को, तो हम इसको बोलते हैं, कौन सी इम्यूनिटी मिल रही है, पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है ना, पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है। अच्छा, जब वूम्ब में होता है, यूटेरस में होता है बेबी, तो प्लेसेंटा से उसे एक और एंटीबॉडी मिलती है, आईजीजी, ठीक। प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, प्लेसेंटा से एंटीबॉडी आईजीजी मिलती है टू फीटस या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। अच्छा, लैक्टेशन में ब्रेस्ट फीडिंग समझ गए, कोलोस्ट्रम होता है, मिल्क से ही, माँ के दूध से ही ये वाली एंटीबॉडी मिलती है बच्चे को, जो कि डिजीजेस से रेजिस्टेंट बना देती है बच्चों को, ठीक है। इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम उसका हेल्दी हो जाता है बेबी का, ठीक। अच्छा, डिलीवरी के बाद मेमरी ग्लैंड्स स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग एंड इससे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है किसका, मिल्क का, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और ये कौन सा हार्मोन करता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तुम कंफ्यूज मत होना। मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन, ठीक। और जब बेबी मिल्क सक करता है तो उसे बोलते हैं इजेक्शन ऑफ मिल्क, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, इजेक्शन मिल्क का कौन से हार्मोन से होता है, ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन, ठीक। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, पूछा गया है ये, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूस कौन करता है, कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन करता है। और इजेक्शन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन दो चीज में अभी काम आया, है ना, ऑक्सीटोसिन दो चीज में काम आया, एक आया इजेक्शन ऑफ मिल्क में, और दूसरा आया यूटेराइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन में, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प किया। और तीसरा क्या होता है, जैसे मेल फीमेल पार्टनर अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो ये लव हार्मोन भी है, ठीक है, लव हार्मोन भी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ लैक्टेशन हो गया आपका। एक चीज है जो एनसीईआरटी के समरी में है, एनसीईआरटी के समरी में है, कॉर्टिसोल भी हेल्प करता है, ठीक, पार्चुरेशन में, कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल किसके साथ, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड ईस्ट्रोजेंस, इन तीनों का है, आपके एनसीईआरटी के समरी में दिया है, ये तीनों भी डिलीवरी के टाइम पे हेल्प करते हैं। कॉर्टिसोल का बच्चे याद नहीं रखते क्योंकि बच्चे समरी पढ़ते ही नहीं है, समरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही एक चैप्टर हम ख़त्म करते हैं, एनसीईआरटी उठा के पढ़ो एंड उसकी समरी भी पढ़ो, ठीक है, ठीक। अच्छा, हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम PYQs लगाएंगे,
ठीक है, PYQs लगाएंगे जिसमें फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट देख के आना, तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट, इसी में है क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं हम PYQs। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखो क्वेश्चन काफ़ी बार आया है और लगातार आ रहा है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छे से करनी है। बताओ, ओव्यूलेशन में क्या होता है, LH एंड FSH इंक्रीज होता है। हाँ होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो इंक्रीज नहीं होता। पहला वाला क्या हो गया, बार नहीं, पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम तो नहीं होता है, हमारा एंडोमेट्रियम होता है ना। अगला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, जो कि सेक्रीटरी फेज में आता है, और इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। हाँ ये वाला बिल्कुल सही है। कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट होता है कौन से फेज में, सेक्रीटरी फेज में। सेक्रीटरी फेज में होता है, जिसे सेक्रीटरी फेज को और क्या बोलते हैं, लूटियल फेज भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऐसे बढ़ा हुआ था फिगर में। ठीक, मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक, तो आंसर क्या है आपका, सी। एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू। एक्रोसोमल रिएक्शन स्पर्म की किस वजह से होती है। पहला क्या है, कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम। दूसरा क्या है, रिएक्शंस विद इन द यूटराइन इवेंट ऑफ द फीमेल। अगला क्या है, सिग्नल्स इन द स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, रिलीज ऑफ लाइसेंस फ्रॉम स्पर्म सेक्रोसोम। क्या होता है, सिर्फ क्या होना चाहिए, ओवम की जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है तभी एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये वाला आंसर तुम्हारा सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय, बताओ, ओनली फीटल टिश्यू, ओनली मेटर्नल टिश्यू, ओनली बोथ फीटल एंड मेटर्नल टिश्यू, यूनियन ऑफ बोथ ओवरी एंड यूटेरस। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीटल टिश्यू करता है, सिर्फ फीटल टिश्यू करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमंस, ये सारे PYQs ही हैं। ठीक है, इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट्स इनटू। ह्यूमंस में क्या होता है, जब पहला मियोटिक डिवीजन खत्म होता है तो मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट किस में हो जाती हैं। सबसे पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, तब जाके क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। What is the correct sequence of sperm passage in the male reproductive system? Male reproductive system में correct passage क्या है sperm का, बताओ। टेस्टिस से वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, यूरेथ्रा, बिल्कुल नहीं। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, टेस्टिस में होता है स्पर्म, उसके बाद एपिडिडाइमिस में जाता है, उसके बाद वास डिफरेंस में, बाद में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। विच हार्मोन इज द बेसिस फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट। अच्छा, जब प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी किट आता है इसके लिए, या तो ब्लड टेस्ट से प्रेगनेंसी टेस्ट हो सकता है, या तो प्रेगनेंसी किट आता है जिससे यूरिन से हो सकता है प्रेगनेंसी टेस्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, ब्लड में और यूरिन में एक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इसमें से कौन सा हार्मोन है जो जिसका लेवल बढ़ जाता है, और प्रेगनेंसी टेस्ट उसी हार्मोन को देखते हुए करते हैं कि ये हार्मोन प्रेजेंट है तो ही प्रेग्नेंट है कोई वुमेन। कौन सा है, ल्यूटेनाइजिन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन। इसका आंसर क्या होगा, HCG। ये कहाँ कहाँ मिल सकता है, ब्लड में, ठीक है, और कहाँ पे, यूरिन में। प्रेगनेंसी किट से यूरिन से टेस्टिंग हो सकती है, बाद में हॉस्पिटल्स में जाके ब्लड से भी टेस्टिंग हो सकती है, प्रेगनेंसी टेस्ट। अच्छा,
द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क का इजेक्शन कराने में कौन हेल्प करता है? इजेक्शन पूछा है, ना कि प्रोडक्शन पूछा है। इजेक्शन में कौन सा था तुम्हारा? ऑक्सीटोसिन था। ठीक, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली टेक प्लेस? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्पुला में होता है, हमने तो पढ़ा था, है ना। तो एम्पुला किसका पार्ट है इसमें से? इसमें से फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है एम्पुला, है ना। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, एक इन्फंडिबुलम होता है, एक एम्पुला होता है, एक इस्थमस होता है। एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू अपडेटेड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सेक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इसमें से कौन सा हार्मोन सेक्रीट नहीं करता है? मैंने एक बॉक्स में बनाए थे 4 हार्मोन्स, 4 में से इन सब में से कौन सा नहीं था उस बॉक्स में? बताओ। ईस्ट्रोजन था, बिल्कुल था। प्रोजेस्टेरॉन था, बिल्कुल था। एचसीजी था और एचपीएल था। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये प्लेसेंटा सेक्रीट नहीं करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कौन सेक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द यूटेरस इज शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन के दौरान कौन सी यूटेरस की लेयर शेड ऑफ होती है? कौन सी मोटी होती है पहले, उसके बाद शेड ऑफ होती है, तो मेंस्ट्रुएशन आता है। कौन सी सबसे अंदर वाली? सबसे अंदर वाली कौन सी है? एंडोमेट्रियम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। द पार्ट ऑफ द स्पर्म दैट एंटर्स द ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन? कौन सा पार्ट स्पर्म का ओवम के अंदर जाएगा? जिसमें एक्रोसोम होते हैं। एक्रोसोम में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, स्पर्म लाइसिन। ठीक है, अच्छा किस में हो गए? हेड में होगा। ठीक है, हेड ही सिर्फ अंदर जाता है ओवम के फॉर फर्टिलाइजेशन। हेड में ही न्यूक्लियस होता है स्पर्म का। ठीक, द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस लूटियम इज टू। कॉर्पस लूटियम क्या सेक्रीट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? जब हार्मोन बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में से कोई तो एक बढ़ जाता है ना। ईस्ट्रोजन भी बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ता है। किस फेज में बढ़ता है? लूटियल फेज में बढ़ता है। लूटियल फेज को सेक्रीटरी फेज भी बोलते हैं, है ना। तो क्या सेक्रीट हो रहा होता है? प्रोड्यूस हो रहा होता है प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लूटियम क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड? फीमेल गैमेट का मैच्योरेशन क्या कहलाता है? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कहलाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म और ओवम का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइगोट बनता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो वो यूटेराइन वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स? जो सेल्स होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, जो मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ताकि ये ग्रो हो डिवाइड करके, कौन सी सेल्स थी? सर्टोली सेल्स। इन्हें और क्या बोलते हैं? सस्टेंटिकुलर सेल। और क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, और एक और क्या बोलते हैं? न्यूट्रिटिव सेल। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। द सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस इज स्टिमुलेटेड बाय? एंड्रोजेंस का सेक्रीशन कौन स्टिमुलेट करता है? एंड्रोजेंस का सेक्रीशन कौन स्टिमुलेट करता है? ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन्स। ठीक, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन का सेक्रीशन स्टिमुलेट करता है। कौन सी सेल से? लेडिक सेल से। अच्छा, द ऑर्गन विच वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स? स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है? स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम में कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे, विच स्ट्रक्चर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ oocyte? oocyte का प्रोडक्शन कौन करता है? oocyte का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ओवरीज में होता है। ठीक है, अच्छा यही तक था हमारा सेशन।
हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, उस पे PYQs भी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। अच्छा चलो, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई भी डाउट हो, ठीक। और ये सारे नोट्स, ये सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच।